हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैमुएल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। सैमुएल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ट्रेड साइकिल का मीनिंग पता होना चाहिए। ट्रेड साइकिल्स को हिंदी में व्यापार चक्र भी बोलते हैं। ट्रेड साइकिल्स का मतलब ये है कि जब इकॉनमी बहुत सारे अप एंड डाउन से गुज़रती है, कभी इकॉनमी में बहुत तेज़ी की सिचुएशन आती है जिसे हम बूम कह सकते हैं, तो कभी इकॉनमी बहुत डाउनफॉल की सिचुएशन में होती है जिसे हम रिसेशन कह सकते हैं। तो बूम के बाद रिसेशन आना या रिसेशन के बाद रिकवरी होना और फिर से बूम आना, ये इकॉनमी में चलता रहता है। यानी कि इकॉनमी कभी भी एक जैसी पोजीशन में नहीं रहती, उसमें तेज़ी और मंदी की स्थिति लगी रहती है। तो इन्हीं सिचुएशंस को जब हम एक साइकिल के फॉर्म में स्टडी करते हैं तो हम उसे ट्रेड साइकिल कह सकते हैं। ट्रेड साइकिल के बारे में प्रोफेसर सैमुएल्सन ने एक सिद्धांत दिया है जिसे कि सैमुएल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल कहा गया। ये थ्योरी प्रोफेसर सैमुएल्सन ने अपने एक फेमस आर्टिकल इंटरैक्शन बिटवीन द मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, इस आर्टिकल में उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अकॉर्डिंग ट्रेड साइकिल्स जो हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि इकॉनमी में मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर वर्क करते हैं, और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर एक दूसरे से किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ कितनी हायर हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ट्रेड साइकिल्स कितने एक्सटेंसिव या कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे। यानी कि देश में तेज़ी कितनी ज़्यादा आएगी या मंदी कितनी आएगी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वैल्यूज़ के बेसिस पर। और इनकी वैल्यूज़ के बेसिस पर बताया जा सकता है कि ट्रेड साइकिल्स कितने ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं या एंटी डैम्प्ड हो सकते हैं या वो डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो आगे हैं इसकी अजम्पशंस, लेकिन इसकी अजम्पशंस करने से पहले मैं एक इनकम जनरेशन प्रोसेस आपको बता दूं जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर इकॉनमी को अफेक्ट करते हैं। शुरुआत होती है इन्वेस्टमेंट से। जब एक इकॉनमी में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो प्रॉफिट से इंड्यूस्ड नहीं होता, जो पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं किया जाता। वो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है जो एक देश में करना पड़ता है, जिसे नॉर्मली गवर्नमेंट करती है। तो अगर एक कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इनकम इंक्रीज होती है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से जब इनकम बढ़ती है तो यहाँ पर मल्टीप्लायर वर्क करता है। मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं। इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे। तो कंजम्पशन बढ़ने का मतलब देश में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड अगर बढ़ती हैं तो उस कंजम्पशन को या उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए प्रोड्यूसर्स को और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इस कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। तो बेसिकली ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ी, जहां मल्टीप्लायर ने वर्क किया। इनकम बढ़ने पर खर्च बढ़ा और उस खर्च की वजह से और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है ये इस इनकम की वजह से हुआ है, ठीक है, क्योंकि लोग कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डिमांड बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर्स को दिख रहा है कि फ्यूचर में उनको और प्रॉफिट हो सकता है, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसे प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है यहाँ पर एक्सेलरेटर वर्क करता है। तो जितनी ज़्यादा इनकम यहाँ पर बढ़ेगी, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी और उसके बढ़ने से फर्दर और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी कि जितनी एक्सेलरेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, फिर इनकम और ज़्यादा इंक्रीज होगी, उसके बाद फिर से कंजम्पशन और ज़्यादा होगा। तो ये प्रोसेस और आगे चलता चला जाएगा। और ये प्रोसेस कितना ज़्यादा बढ़ेगा, इनकम कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ये डिपेंड करता है इस एक्सेलरेटर और इस मल्टीप्लायर की वैल्यू पर।
जितनी हायर ये वैल्यूज़ होंगी इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, जितनी वैल्यूज़ ये कम होंगी इकॉनमी स्लो रेट से बढ़ेगी। तो इसीलिए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने माना कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है कि ट्रेड साइकिल्स कितने एक्सटेंसिव होंगे या नहीं। आगे हैं इसके अजम्पशंस। इसमें पहला अजम्पशन है द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज़ अ लैग्ड रिलेशन। यानी कि प्रोफेसर सैमुअल्सन का मानना था कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर जो वर्क करते हैं इनके बीच में एक लैग्ड रिलेशन है। लैग्ड रिलेशन का मतलब है कि देयर इज़ अ टाइम गैप, यहाँ पर टाइम लैग है, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है तो उससे इनकम जब बढ़ेगी तो उस इनकम को बढ़ने में टाइम लगेगा। ऐसे ही इनकम अगर बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है तो वो इंस्टेंट नहीं होता, उसमें टाइम लैग होता है, उसमें कुछ 1 ईयर या 2 ईयर का टाइम पीरियड हो सकता है। अगर सपोज करंट ईयर का कंजम्पशन है तो करंट ईयर का कंजम्पशन पिछली इनकम पर डिपेंड करेगा। करंट ईयर की इनकम है तो वो पिछले ईयर की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगी। तो देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन दीज वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इज ओनली अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ जिस इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की गई है वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लिया है और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू यहाँ पर 0.5 ली गई है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं और इनकम बढ़ने पर इनकम में जितनी इंक्रीज हुई है उसका जितना हिस्सा हम खर्च कर देते हैं उसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है और उसकी वैल्यू यहाँ पर 0.5 ली गई है, या हम इसको 50% भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हमारी इनकम 100 रुपये बढ़ी है तो हमने उसमें से 50% यानी कि 50 रुपये खर्च कर दिए हैं। अगर हमारी इनकम 200 रुपये बढ़ती है तो हम उसका 50% यानी कि 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक्सेलरेटर की वैल्यू यहाँ पर 1 अज्यूम की है। फिफ्थ असम्पशन में लिया है क्लोज्ड इकॉनमी। ये ऐसी इकॉनमीज के लिए ये थ्योरी है जो कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब है वो अर्थव्यवस्था या वो कंट्री जिसका फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं है, वो फॉरेन से कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर रही है। सिक्स्थ असम्पशन इसमें लिया गया है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कि इकॉनमीज में जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रही है, यानी कि इंडस्ट्रीज में जितना कैपेसिटी है इंडस्ट्रीज वो फुल कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। एवरी टाइम जब भी कंजम्पशन बढ़ेगा इंडस्ट्रीज को और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी कंजम्पशन बढ़ता है तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पर एक्सेलरेटर वर्क करता है। इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेटर की वैल्यू भी ली गई है और इसे 1 के इक्वल रखा गया है। 1 के इक्वल रखने का मतलब कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, जितना कंजम्पशन में चेंज आएगा उतना ही इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। सो दीज वर द अजम्पशंस ऑफ सैमुअल्सन थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक इक्वेशन दी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर की वैल्यूज़ के साथ हम फर्दर ईयर्स की इनकम जो है वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उन्होंने इसमें ये एक्सप्लेन किया है। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ये बताया है कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, शुरुआत होती है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर इनकम इंक्रीज होती है और इनकम कितनी इंक्रीज होगी इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विच इज़ शोन एज की। इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है और जब कंजम्पशन इंक्रीज होता है तो और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ता है। तो इस कंजम्पशन के बढ़ने से जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर एक्सेलरेटर वर्क करता है। एक्सेलरेटर को हम ऐसे बीटा से शो कर सकते हैं। तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर की वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि ट्रेड साइकिल्स कितना तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करती है, यानी कि जितनी हमारी इनकम बढ़ी उस इनकम का जितना हिस्सा हम खर्च करते हैं उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अजम्पशंस में पढ़ा कि इसमें टाइम लैग लिया गया है, यानी कि टी ईयर का जो कंजम्पशन है
वो पिछले साल की इनकम पर डिपेंड करेगा। तो इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, कंजम्पशन इन टी पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम इन T-1 पीरियड। टी पीरियड यानी कि ये करंट ईयर ले लेते हैं, तो टी अगर करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर T-1 ईयर होगा, यानी कि करंट ईयर का कंजम्पशन वो T-1 ईयर की इनकम का फंक्शन है। तो इसे हम जब हम फंक्शन हटाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी है। तो इनकम बढ़ने पर जब कंजम्पशन बढ़ता है तो इनकम का कितना पोर्शन हम खर्च करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम यहाँ पर अल्फा से दिखा लेते हैं। तो फंक्शन हम हटा देंगे तो यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय YT-1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वो डिपेंड करता है कंजम्पशन में होने वाले चेंज पर। कंजम्पशन जितना चेंज होगा इन्वेस्टमेंट में भी उतना चेंज आएगा, और ये डिपेंड करता है बीटा की वैल्यू पर। तो इन्वेस्टमेंट इन टी ईयर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन मतलब टी ईयर में जो कंजम्पशन है और पिछले साल जितना कंजम्पशन था, तो पिछले साल से इस साल हमारा कंजम्पशन कितना बढ़ा उस पर डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट। और सिर्फ ये चेंज पर डिपेंड नहीं करता, इसके लिए एक्सेलरेटर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए हम टी ईयर के इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए हम एक्सेलरेटर और कंजम्पशन में होने वाले चेंज को मल्टीप्लाई करेंगे। कंजम्पशन में कितना चेंज आया उससे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डिटर्मिन होगा। उसके लिए हमें एक्सेलरेटर की वैल्यू भी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन लिखा। चेंज इन कंजम्पशन कैसे आएगा, करंट कंजम्पशन में से प्रीवियस कंजम्पशन को माइनस कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेटर। ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोफेसर सैमुअल्सन ने नेशनल इनकम को जो है इसमें एक इक्वेशन से दिखाया है। नेशनल इनकम को हम YT से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इकॉनमी ली गई है, तो क्लोज्ड इकॉनमी में फॉरेन सेक्टर इंक्लूडेड नहीं होता। तो यहाँ पर 3 सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। तो कंट्री की नेशनल इनकम एक क्लोज्ड इकॉनमी में कैसे निकाली जाएगी, गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्च करता है उसको हम GT से दिखा देंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन टी ईयर। टी यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए दिखाया गया, मैं यहाँ पर टाइम पीरियड टी ईयर ले रही हूँ। तो टी ईयर की अगर हम इनकम निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन टी ईयर प्लस कंजम्पशन इन टी ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट इन टी ईयर। ये हाउस होल्ड सेक्टर करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्च करता है उसे कंजम्पशन कहते हैं, बिजनेस सेक्टर जो खर्च कर रहा है उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, और गवर्नमेंट सेक्टर जो खर्च कर रहा है उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू जो है वो 1 लेंगे, बिकॉज अजम्पशन में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट लिया गया है और ऑटोनमस लिया गया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 अज्यूम कर ली गई है। कंजम्पशन CT यहाँ पर जो लिया गया कंजम्पशन इन टी पीरियड, उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे अल्फा इंटू YT-1, एंड इन्वेस्टमेंट इन टी ईयर उसकी जगह हम ये फंक्शन पुट कर सकते हैं बीटा इंटू कंजम्पशन इन टी माइनस कंजम्पशन इन T-1 ईयर। अब यहाँ पर हम यहाँ भी कंजम्पशन इन टी लिखा गया है, तो कंजम्पशन इन टी का वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर भी इसे पुट कर सकते हैं। कंजम्पशन इन टी की जगह हम लिखेंगे अल्फा इंटू YT-1। ओके, तो ये कंजम्पशन इन T-1 ईयर है। मैं इसी से कंजम्पशन इन T-1 ईयर का वैल्यू बना सकती हूँ। टी ईयर का कंजम्पशन T-1 की इनकम पर डिपेंड करता है, तो अगर हमें T-1 का कंजम्पशन निकालना हो तो ये उससे पिछले ईयर की इनकम पर डिपेंड करेगा, यानी कि T-2 ईयर की। टी ईयर का कंजम्पशन T-1 यानी कि उससे पिछले ईयर की इनकम पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं T-1 यहाँ कर देती हूँ तो यहाँ भी मैं टाइम पीरियड में -1 लिख दूंगी, तो ये हो जाएगा YT-1 -1, ये -2 आ जाएगा।
यानी कि T-1 ईयर का कंजम्पशन T-2 की इनकम पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ मैं T-1 की कंजम्पशन की जगह इसको जो है लिख सकती। तो इस तरह से ये हमारे पास करंट ईयर की इनकम की इक्वेशन आ गई। अभी हम इसको और ओपन करेंगे, इसमें ब्रैकेट को, इसमें बीटा को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा डॉट अल्फा डॉट YT-1, देन बीटा डॉट अल्फा डॉट YT-2। ये टर्म और ये टर्म में हमारा वेरिएबल सेम है YT-1, तो इसमें से हम इसे कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास अल्फ़ा भी कॉमन है, तो अल्फ़ा को हम आगे की तरफ ले लेते हैं कॉमन, और YT-1 भी हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, जो मैंने पीछे की तरफ लिखा है ब्रैकेट के। तो इस टर्म में से अल्फ़ा भी कॉमन आ गया, YT-1 भी कॉमन आ गया, तो इस टर्म में से हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हम इसकी जगह 1 लिखेंगे। और इस टर्म में अल्फ़ा बाहर आ गया है, YT-1 भी हमारे पास कॉमन आ गया, इसमें हमारे पास बीटा बचा है। तो ये हमारे पास अब हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ गई है। मैं इसको एक बार फिर से लिख लेती हूँ, 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट 1 प्लस बीटा देन YT-1 माइनस बीटा डॉट अल्फ़ा। सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। इस तरह से हम टी ईयर की इनकम जो है वो निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन से क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं, इससे हमें पता चलता है, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा मीन्स MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और बीटा इज़ एक्सेलरेटर। अगर हमें इकॉनमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है और एक्सेलरेटर कितना है, अगर हमें इन दोनों की वैल्यू मालूम है, और T-1 और T-2 यानी कि प्रीवियस 2 ईयर्स की, यानी कि पिछले 2 सालों की अगर हमें इनकम मालूम है, तो हम उससे करंट ईयर की इनकम का एस्टीमेट लगा सकते हैं। अगर हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक्सेलरेटर की वैल्यू गिवन हो और लास्ट 2 ईयर्स की इनकम हमारे पास अवेलेबल हो, तो उससे हम करंट ईयर की इनकम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम आगे भी फर्दर ईयर्स की इनकम जो है वो निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये इनकी बेसिक इक्वेशन थी, और इसमें हम कैसे इस इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जाम्पल में ले लेते हैं। सो दिस इज़ आवर बेसिक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे और उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि करंट ईयर की इनकम कितनी होगी। अल्फ़ा यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू अजम्पशंस में सैमुअल्सन थ्योरी में 0.5 ली गई है, और एक्सेलरेटर की वैल्यू 1 ली गई है। और अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की इनकम हमारे पास नहीं है, डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इन्हें ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं कि अगर लास्ट 2 ईयर्स की इनकम अगर ज़ीरो है, T-1 ईयर की इनकम और T-2 ईयर की इनकम, ये दोनों ज़ीरो हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू 1 है। सो अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा इज़ 0.5, 1 प्लस 1 इट इज़ 0, 1 इंटू 0.5 और YT-2 भी 0 है। अब हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 2, 0 ज़ा 0, और ये पूरी टर्म भी मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगी। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो हमारे पास करंट ईयर की इनकम आ गई 1। तो इस तरह से T-1 की इनकम 0 थी, T-2 की इनकम 0 थी। इन दोनों ईयर्स की इनकम हमें मालूम थी, तो हमने करंट ईयर की इनकम जो है वो निकाल ली। अब हम T+1 ईयर की इनकम अगर निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें इस इक्वेशन में कुछ चेंज करना होगा। ये जो बेसिक इक्वेशन है, अगर मुझे इसे T+1 के लिए बनाना है, तो मैं इसमें ये जो टाइम पीरियड दे रखा है सबस्क्रिप्ट में, यहाँ T है, तो मैं अगर इसमें T+1 कर दूँ तो मुझे इन सब में T+1 करना होगा। ठीक है, मैं वापस से वही बेसिक इक्वेशन एक बार लिख रही हूँ। हमारी इक्वेशन ये थी, अगर मुझे T+1 के लिए इनकम निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड में +1 कर दिया हर जगह। तो अब ये इक्वेशन फाइनली क्या निकल के आएगी,
-1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो गया YT माइनस बीटा डॉट अल्फ़ा और ये सॉल्व होके आ जाएगा -1। तो YT +1 के लिए हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। इट मीन्स अगर हमें T+1 ईयर की इनकम निकालनी है तो उससे पिछला T ईयर और उससे पिछला T-1 ईयर, इन 2 ईयर्स की इनकम अगर हमें मालूम है और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मालूम है तो हम T+1 की इनकम निकाल सकते हैं। इसमें टाइम पीरियड्स जो हैं ऐसे लिए गए हैं, लाइक अगर T ईयर की इनकम हम निकाल रहे थे तो हमें उससे पिछला T-1 और उससे पिछला T-2 इनकी इनकम रिक्वायर्ड थी। तो अगर हमें T+1 की इनकम निकालनी है तो उनसे पिछले 2 ईयर्स की इनकम चाहिए। ठीक है, YT+1 की अगर इनकम निकालनी है तो हमें T ईयर और T-1 की इनकम रिक्वायर्ड है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा इज़ सेम 0.5, बीटा इज़ 1 अगेन, एंड YT T ईयर में इनकम हमने अभी निकाली थी वो था 1, बीटा 1, अल्फ़ा 0.5, YT-1 हमने 0 अज्यूम किया था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2 और 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1 और इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करके आ गया 0। तो हमारे पास YT+1 ईयर की इनकम आ गई है 2। तो अब हमारे पास इस ईयर की इनकम भी आ गई है। इसकी इनकम हमने निकाली थी, इसकी इनकम हमने एज्यूम की थी और इसकी इनकम भी हमने एज्यूम की थी। सिमिलर मेथड से हम YT+2 ईयर की इनकम भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम फर्दर कई ईयर्स की इनकम जो है वो निकाल सकते हैं। अगर मुझे YT+2 की इनकम निकालनी है तो उसके लिए मुझे वही बेसिक इक्वेशन मैं फिर से लिखूंगी जो YT की हमने लिखी थी। मैं अगेन एक बार फिर से लिख रही हूँ उसी इक्वेशन को। ये बेसिक इक्वेशन है। अगर मुझे T+2 की इनकम चाहिए तो मैंने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर +2 किया है, यहाँ भी मैं +2 कर दूंगी, यहाँ भी +2। अब हम देखते हैं कि ये हमारी YT+2 ईयर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी। +2 -1 सॉल्व होके आ जाएगा +1 और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर T+2 ईयर के लिए इनकम चाहिए तो उससे पिछला ईयर T+1 और उससे पिछला ईयर यानी कि T ईयर, इन दोनों की इनकम हमारे पास होनी चाहिए। अब इससे हम T+2 ईयर के लिए कैसे इनकम निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू सेम चल रही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कांस्टेंट ली गई थी, बीटा की वैल्यू भी वही चलेगी। YT+1 इसकी वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट की है, 1 0.5 और YT की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी टर्म को सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 2 - 0.5 और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 2.5। तो ये हमारे पास YT+2 ईयर की जो है वो इनकम आ जाएगी। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हर एक इक्वेशन में हमने ये देखा कि लास्ट 2 ईयर्स की इनकम और अल्फ़ा और बीटा के वैल्यूज़ के साथ ऐसे ही हम फर्दर कई ईयर्स की इनकम का एस्टीमेट जो है वो लगा सकते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि इनकम कितनी तेज़ी से बढ़ रही है या कितना स्लो रेट से बढ़ रही है। आगे हम इन्हीं वैल्यूज़ को हम टेबल में भी दिखा सकते हैं। इसमें टाइम पीरियड लिया गया है पहले कॉलम में, देन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जिसे GT से शो किया गया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हम इसको बोल सकते हैं और ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट भी, बिकॉज गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो प्रॉफिट के लिए खर्च नहीं करती देश के लिए, वो देश के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। नेक्स्ट है करंट कंजम्पशन जिसे हमने CT से शो किया है, देन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस सेक्टर कर रहा है, इसे हमने IT से शो किया है और लास्ट में है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, इन तीनों को ऐड करके नेशनल इनकम जो है वो आएगा। तो हम फर्स्ट टाइम पीरियड लेते हैं। सपोज फर्स्ट पीरियड में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कांस्टेंट ली गई थी और इसे 1 अज्यूम किया गया था, तो यहाँ पर मैं इसे 1 लिख रही हूँ। अब करंट कंजम्पशन जो है वो कितना आएगा, हमने कंजम्पशन वाला जो मैंने आपको कॉलम बताया था, जो हमने एक फंक्शन किया था इसका शुरू में, दैट वाज CT = अल्फ़ा × YT-1। ये लिखा था हमने कि जो कंजम्पशन है, करंट कंजम्पशन है, वो पिछली इनकम
पर डिपेंड करता है। पिछली इनकम को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मल्टीप्लाई करके हम करंट कंजम्पशन निकाल सकते हैं और हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है। लेकिन हम शुरुआत यहाँ पर YT से कर रहे हैं। पिछले साल की इनकम हमारे पास है नहीं, जो हमने अज्यूम की थी YT-1 ज़ीरो अज्यूम किया था और YT-2 को भी हमने ज़ीरो अज्यूम किया था। तो अगर लास्ट ईयर की इनकम ही ज़ीरो है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी ज़ीरो बनेगा, तो करंट कंजम्पशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन टी पीरियड, इसका भी मैंने एक इक्वेशन जो है वो लिखा था। ये था IT इज इक्वल टू बीटा इंटू CT माइनस CT माइनस 1, यानी कि करंट कंजम्पशन में से लास्ट कंजम्पशन को माइनस करके, यानी कि कंजम्पशन के चेंज को एक्सेलरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमारा करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब करंट कंजम्पशन जो टी ईयर का कंजम्पशन है दैट इज ज़ीरो, और पिछले साल का कंजम्पशन हमारे पास दे नहीं रखा, वो भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा करंट इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो आएगा। अब है करंट इनकम, इन तीनों को ऐड करके हमारी करंट इनकम आ जाएगी 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पीरियड की तरफ, सेकेंड टाइम पीरियड, सेकेंड ईयर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हमारा सेम रहेगा बिकॉज इट इज़ ऑटोनमस और ये कांस्टेंट लिया गया है। अब हमारा करंट कंजम्पशन अगेन वो पिछले साल की इनकम पर डिपेंड करेगा। सेकेंड ईयर में कंजम्पशन जो है वो फर्स्ट ईयर की इनकम पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ईयर में हमारी इनकम है 1, हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.5, यानी कि हाफ। तो जितनी हमारी इनकम है उसका हाफ हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर इनकम पिछले साल 1 है तो इस साल हम उसका हाफ यानी कि 0.5 खर्च कर रहे हैं। अब आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है दोनों कंजम्पशन के चेंज को हम एक्सेलरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 माइनस 0.5 आ जाएगा और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एक्सेलरेटर इज 1। 0.5 माइनस 0 इट विल बी 0.5 और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेटर यानी कि 1 से। तो 0.5 मल्टीप्लाई 1 इट विल बी 0.5। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। नेक्स्ट अब हम थर्ड पीरियड की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अगेन 1, करंट कंजम्पशन पिछले साल की इनकम, थर्ड ईयर का कंजम्पशन निकालना है तो सेकेंड ईयर की इनकम लेंगे। सेकेंड ईयर में इनकम है 2, उसका हाफ हम खर्च कर देंगे, उसका हाफ हो जाएगा 1। अब हम निकालेंगे इस साल का इन्वेस्टमेंट। इस साल के कंजम्पशन में से पिछले साल का कंजम्पशन माइनस करेंगे, वो चेंज आ जाएगा। 1 माइनस 0.5 0.5 होगा, ये हमारा आ गया। 1 माइनस 0.5 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलरेटर से, एक्सेलरेटर की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 0.5 0.5 हो जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन 0.5। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा नेशनल इनकम आएगा। अगेन फोर्थ पीरियड में चलते हैं, ये फिर से 1 है। पिछली इनकम हमारी 2.5 है, उसका हाफ हमने खर्च कर दिया 1.25, 2.5 का हाफ हो जाएगा 1.25। देन इन्वेस्टमेंट, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.25। मैं एक बार इसको लिख के दिखा देती हूँ कि ये मैं कैसे इसमें अप्लाई कर रही हूँ। हमारा इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है बीटा इंटू CT माइनस CT माइनस 1। ये हमारा करंट कंजम्पशन, ये हमारा पिछले साल का कंजम्पशन। तो 1.25 माइनस 1 और एक्सेलरेटर की वैल्यू है 1, तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 0.25, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.25। इस तरह से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरी टाइम हम ऐसे ही निकालेंगे। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अगेन 1, करंट कंजम्पशन पिछली इनकम पर डिपेंड करेगा, 2.5 का हम हाफ कर देंगे, इट विल बी 1.25। अब इन्वेस्टमेंट, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगेन ऐसे ही इसी फॉर्मूला में हम इन दोनों को अप्लाई करेंगे। 1.25 माइनस 1.25 ये 0 हो जाएगा और 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2.25।
देन अगेन ऐसे ही हम 6th पीरियड में निकाल सकते हैं, इसका हाफ हम कर देंगे, इट विल बी 1.125 और इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में आएगा हमारा, मैं इसमें एक बार लिख के बता देती हूँ, CT माइनस 1, तो बीटा की वैल्यू हमारी 1 है। यहाँ पर करंट कंजम्पशन हमारा 1.125 माइनस पिछला 1.25, तो ये वैल्यू हमारी बड़ी है और ये छोटी वैल्यू है, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा। तो माइनस की वैल्यू को जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 0.125 होगा, तो इट विल बी माइनस 0.125। और अब हम अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो इसी तरह से हम फर्दर ईयर्स की इनकम, कितने भी ईयर्स की इनकम हम जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनकम पहले 1 यूनिट बढ़ी, देन फिर 0.5 बढ़ी, उसके बाद ये कांस्टेंट है, देन अगेन इनकम हमारी कम होने लगी है। तो पहले इनकम बढ़ने लगी है, यानी कि बूम था, उसके बाद इनकम कांस्टेंट पर आ गई, रुक गई इनकम बूम पर, देन अगेन वो इनकम गिरने लग गई, डिप्रेशन आना शुरू हो गया, यानी कि हमारी इकॉनमी अप जाने लगी, देन वो एक कांस्टेंट लेवल पर आई, फिर वो डाउन जाने लगी। ऐसे ही इस तरह से वेव्स जो हैं वो बनती हैं और ये इसे को हम ट्रेड साइकिल जो है वो कहते हैं। तो इस तरह से हम इस टेबल में ये वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम ये टेबल तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट सैमुअल्सन की थ्योरी के सेकंड पार्ट में हम इसकी टाइप्स ऑफ फ्लक्चुएशंस के बारे में स्टडी करेंगे।